मैं अरसलान हूँ। ये मेरी कहानी है, मेरी जिंदगी की, मेरे गुनाह की, मेरे अंजाम की। लेकिन अंजाम की तरफ जाने से पहले मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूँ जहाँ सब कुछ शुरू हुआ। हमारा घर दो भाइयों का घर था। मेरे अब्बा और मेरे चिच्चा खून के रिश्ते से ज्यादा मोहब्बत का रिश्ता थे। इनके बीच बचपन से यही देखा कि दोनों साथ खाते, साथ बैठते और एक दूसरे का दुख बांटते। हमारी छत तो एक ना थी, लेकिन दिल एक थे। अम्मी और चची में ऐसी इंसिस्ट थी जैसे दो सगी बहनें कभी आपस में ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। हमारी जिंदगी सीधी सादी थी। मैं, मेरी बहन फरियाल, छोटा भाई अली और चिच्चा की दो बेटियां जोया और किरण। किरण वो मेरी चचाजाद थी, मुझसे 3 साल छोटी। जब हम छोटे थे तो दिन रात इकट्ठे खेलते। कभी कभी वो जिद करती कि मैं इसे साइकिल सिखाऊं और मैं इसे पीछे बिठाकर गलियों में घुमा देता। चची की आवाज गूंजती, किरण बेटा शाम हो गई, अंदर आ जाओ। और वो चेहरा बनाकर मेरे कान में कहती, बस थोड़ी देर और प्लीज। मैं हंसता और कहता, चलो चची नाराज हो जाएंगी। हम सब बच्चों की दुनिया में बस खेल था, हंसी थी, छोटे छोटे झगड़े थे और जल्दी मनाने वाले दिल थे। लेकिन मेरे दिल में एक चीज नहीं थी, पढ़ने का शौक। मेरी जिंदगी की वो दिन बस ऐसे ही गुजर रहे थे। स्कूल जाता, बस गुजारा करता, किताबों से कोई खास लगाव न था। जब मैट्रिक के बाद रिजल्ट आया, मैंने किताबों से जान छुड़वाने की कसम खाई। अब्बा को मेरी ये बेफिक्री बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अरसलान दिन भर सोता रहता है, कुछ करना है या सारी उम्र यूं ही गुजारनी है। मैं खामोश रहता। कभी कभार इनकी बातें सुनकर थोड़ा एहसास होता, लेकिन फिर खुद को यह कहकर बहला लेता कि वक्त आने पर सब हो जाएगा। एक दिन दोस्तों के साथ बैठा था तो बातों ही बातों में एक दोस्त बोला, यार दुबई जा रहा हूँ, वीजा लग गया। मैंने फौरन कहा, कैसा काम मिलता है वहाँ, पैसे कैसे होते हैं? इसने बड़े फख्र से बताया, बस थोड़ी मेहनत है लेकिन पैसे अच्छे हैं, घर वालों को भेजते हैं, सब खुश हो जाते हैं। ये बात मेरे दिल में बैठ गई। मैंने इसी रात इरादा किया कि मुझे बाहर जाना है। कम से कम अब्बा की बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी, और अगर पैसे भेजूंगा तो शायद वो फख्र महसूस करेंगे। अब्बा को बताने का हौसला अगले दिन किया। मैंने कहा, अब्बा ये एक बात करनी है। उन्होंने कहा, हाँ बोलो। मैं दुबई जाना चाहता हूँ, दोस्त के साथ काम करूंगा, कुछ बनाऊंगा। उन्होंने मुझे गौर से देखा, थोड़ी देर खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, पक्का फैसला है? मैंने सर हिलाया। ठीक है, अगर तेरा दिल यही कहता है तो जा, मगर वहां जाकर मेहनत करना, बेगैरती ना करना। इनके इन अल्फाज ने मुझे एक लम्हे के लिए चौंका दिया। बेगैरती क्या? मैं वैसा कुछ कर सकता हूँ? मैंने सर झुका लिया। सब घर वाले हैरान थे, मगर खुश भी कि आखिरकार मैं कुछ करने जा रहा था। किरण ने बस इतना कहा, जल्दी वापस आना, हम सबको तुम्हारी आदत है। मैं हंसा, अब तो तुम सबको मेरी आदत छोड़नी होगी। उस दिन घर का माहौल कुछ बदला बदला था। सब खाने की मेज पर जमा थे, मुझे मशवरे दिए जा रहे थे। अम्मी ने कहा, ध्यान से रहना, बाहर की दुनिया अपने जैसी नहीं होती। चची ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, बेटा खुद को कभी तन्हा मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई बड़ा फैसला कर रहा हूँ, और शायद था भी। लेकिन इस वक्त मेरी नजरों के सामने सिर्फ एक ख्वाब था, कुछ बनना, पैसे कमाना और अब्बा का सर फख्र से बुलंद करना। किरण चुप थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे हो। फिर आहिस्ता से बोली, तस्वीरें भेजना वहां की, और मुझे मिस कॉल देना, मैं कॉल बैक कर लूंगी। मैंने खैखा लगाया, मिस कॉल? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरा इंटरव्यू है। वो शर्माकर चुप हो गई। इस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि किरण शायद सिर्फ मेरी चिच्चाजाद नहीं रही। ना जाने क्यों उसकी खामोशी कुछ अलग सी लगी, लेकिन मैंने यह ख्याल झटक दिया, मेरे सामने सफर था और मैं उस तरफ बढ़ने वाला था जहां से शायद कभी वापसी ना हो, या अगर हुई भी तो सब कुछ वैसा ना होगा जैसा मैं छोड़कर जा रहा हूँ। मगर उस वक्त मैं सिर्फ जाना चाहता था। दुबई की जमीन पर पहला कदम रखा तो यूं लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गया हूँ। एयरपोर्ट की रोशनियों ने आंखें चंधाई और दिल में एक अजीब सा खौफ भी था। मैंने खुद को दिलासा दिया, अरसलान अब पीछे मुड़कर न देखना, जो फैसला लिया है इसे पूरा करना है। दोस्त पहले ही मौजूद था, मुझे एक छोटे में ले गया जहाँ पहले से 3 और पाकिस्तानी लड़के रहते थे।
जगह तंग थी, लेकिन सबके चेहरों पर थकन और उम्मीद का मिला जुला अक्स था। उन्होंने मुझे खुश दिली से खुश आमदीद कहा। यार पहला दिन है, थक गए होगी, आओ कुछ खा लेते हैं। दूसरे ही दिन दोस्त ने मुझे कंपनी के ऑफिस ले जाकर तारुफ करवाया। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जहां मजदूरी के साथ थोड़ा सा इंतजामी काम भी सिखाया जा रहा था। मैंने दिल लगा लिया। सुबह 7 बजे निकलता, शाम 6 बजे तक काम, फिर बस वापस कमरा। और नींद इब्तदाई हफ्ते मुश्किल था। धूप, मेहनत और तन्हाई, सब कुछ एक साथ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, मैं इस रूटीन में ढलता गया। शाम को कमरे में आकर सब दोस्त अपने अपने मोबाइल पर घर वालों से बात करते। मैं भी रोज कॉल करता। अम्मी की आवाज सुनते ही सारा दिन की थकन दूर हो जाती। अम्मी सब खैरियत है ना? हाँ बेटा, बस तेरी याद आती है। खाते हुए सोते हुए हर वक्त तेरा ख्याल आता है। अब्बा ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब कभी फोन करते तो बस इतना कहते, मेहनत करो, वक्त जाया ना करना। चच्ची कभी कभार बात करती, असलन बेटा हम सब तेरे लिए दुआ करते हैं। किरण कहती है कि भाई को कहो तस्वीरें भेजे, लेकिन तू भी मसरूफ होता है ना। किरण की बात आती तो मैं मुस्कुरा दिया। वो हमेशा कॉल के इख्तिताम पर अपना सलाम भेजती थी, और कभी कभार वीडियो कॉल पर बस एक झलक दिखाई देती। छोटे बच्चों की तरह अरसलान भाई कहकर हाथ हिलाती। एक दिन वीडियो कॉल पर आई, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अरसलान भाई देखें, मैंने नए कपड़े लिए हैं, अब्बू कह रहे थे आपकी कमाई से आए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह माशाल्लाह, अब तो तुम बड़ी हो गई हो। नहीं, अभी भी वैसी ही हूँ। जब आप आएंगे तो सब कुछ वैसा ही लगेगा। मैंने कुछ नहीं कहा। दिल में एक हल्की सी कसक उठी, लेकिन अगले ही लम्हे उसे झटक दिया। महीने का आखिर आता, मैं कुछ पैसे घर भेजता, सब खुश होते। फरियाल कहती, भाई तुमने मेरे लिए जो कपड़े भेजे ना, सब स्कूल में देखते रह गई। अम्मी बताई तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी कमाई से घर की छत बनवाने का सोचा है। बच्ची कहती, बेटा दुआ है रब तुम्हें सलामत रखे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन दोस्त ने पूछा, वापस जाने का क्या सोचा? मैं खामोश हो गया। फिर आहिस्ता से बोला, नहीं अभी नहीं, शायद 1-2 साल। और वो हैरत से बोला, नहीं अभी नहीं, शायद 1-2 साल। और वो हैरत से बोला, यार 3 साल हो गए, घर वालों की तेरी बहुत याद आती है। मैंने सर झटक कर कहा, वहाँ जाकर क्या करूँगा? यहाँ कम से कम मैं कुछ कर रहा हूँ, वहाँ जाकर फिर वैसे ही हो जाऊंगा जैसा था। ये वो बात थी जो मैं खुद से भी छुपा रहा था, लेकिन दिल जानता था कि वापसी का ख्याल मुझे बेचैन करता है। ना जाने क्यों मुझे लगता जैसे वहाँ कुछ ऐसा है जिसे मैं बेच रहा हूँ। दुबई की जिंदगी मशीन जैसी थी। सुबह दफ्तर, दोपहर में मजदूरों के साथ, बीच शाम को छोटे छोटे झगड़े, और फिर तन्हा रातें। एक दिन कंपनी ने इजाफी शिफ्ट का ऑप्शन दिया। मैंने फौरन हाँ कर दी। जिस्म थक जाता, लेकिन दिमाग को सुकून मिलता। कम से कम सोचने का वक्त नहीं मिलता। दूसरी तरफ घर वालों के लहजे बदल रहे थे। बेटा अब कब आओगे? किरण कहती है भाई को अब आना चाहिए, वो बहुत याद करती है। मैं हर बार कोई बहाना बना देता। अम्मी कंपनी छुट्टी नहीं देती, अब्बा यहाँ काम की बहुत डिमांड से अभी आना मुमकिन नहीं। लेकिन हकीकत ये थी, मैं खुद नहीं जाना चाहता था। वक्त गुजरता गया। दुबई की जिंदगी का शोर मेरे अंदर की खामोशी को दबा रहा था। मैं अक्सर रात को छत पर चढ़कर आसमान तकता। दुबई की रोशनियों के नीचे ये गहरी सियाही भी थी, जो सिर्फ मैं महसूस कर सकता था। दिल करता सब छोड़ छाड़ कर वापस चला जाऊं, लेकिन फिर वही सवाल जहन में आता, वापस जाकर क्या करूंगा? क्या फिर वही बातें, वही नजरें, वही बेकारपन? मैंने एक रात खुद से कहा, असलान तो यहाँ महफूज है। वापसी का मतलब है फिर इन सवालों का सामना, जिनके जवाब तू नहीं देना चाहता। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, ना दोस्त को, ना घर वालों को। मैंने दुबई को अपनी दुनिया बना लिया था। एक ऐसी दुनिया जहाँ मैं सिर्फ अरसलान था, ना किसी का बेटा, ना किसी का भाई, ना किसी का मुजरिम। शायद मैं यही रहना चाहता था। 3 साल गुजर चुके थे, जिंदगी एक ही दायरे पर घूम रही थी। काम, नींद, फोन कॉल, फिर काम में इतना आदी हो चुका था कि वक्त का एहसास भी मिट चुका था। इन्हीं दिनों कंपनी की तरफ से अचानक ऐलान हुआ, तमाम वर्कर्स को 15 दिन की छुट्टी दी जा रही है। मेरे साथी खुशी से झूम रहे थे। कोई भारत जा रहा था, कोई बांग्लादेश, कोई पाकिस्तान। मैंने खामोशी से अपना कमरा समेटा और अंदर ही अंदर एक फैसला कर लिया। ये मौका था बगैर बताए वापस जाकर सबको हैरान कर दूं। 3 साल से जब पूछ रहे थे कब आ रहे हो, और मैं हर बार टाल देता। अब सोचा सरप्राइज देकर सबके चेहरों पर हैरानी देखूंगा।
मैंने एयरपोर्ट जाने से पहले किसी को फोन नहीं किया। टिकट बनवाई, बैग में कुछ कपड़े रखे और दुबई से रवाना। एयरपोर्ट पर उतरा तो दिल की धड़कन हो गया। जब जहाज लाहौर के एयरपोर्ट पर तेज हो गई, बाहर आते ही वही गिर्द आलूद फिजा, वही शोर, वही गलियों की बास जो 3 साल पहले पीछे छोड़कर आया था। टैक्सी ली और अपने मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी जो ही हमारी गली में मुड़ी, दिल किसी अनजानी बेचैनी से भर गया। मैं सोच रहा था सब कैसा रद्द अमल देंगे। अम्मा शायद रो देंगी, फरियाल भागती हुई गले लगेगी। किरण भी खुश होगी, शायद शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछेगी अचानक कैसे आ गए। लेकिन जैसे ही घर के सामने टैक्सी के मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। घर बिल्कुल सुनसान था, दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई जल्दी में निकला हो। मैंने बैग कंधे पर रखा और दरवाजे के अंदर कदम रखा। पूरे घर में सन्नाटा था। अम्मी, अब्बा, फरियाल, कोई जवाब ना आया। मैंने आवाज ऊंची की, चची किरण कोई है? घर में एक लम्हे बाद ऊपर वाले कमरे से दरवाजा खुला और किरण नमूदार हुई। अस्सलाम भाई, आप पाकिस्तान? वो हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ दौड़ती हुई नीचे आई। सरप्राइज दिया ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आपने बताया ही नहीं। सब फुप्पो के बेटे की शादी पर गए हैं, वो सांस दुरुस्त करते हुए बोली। मुझे भी जाना था, लेकिन कल मेरा पेपर है। अब्बू अताया अब्बू शाम तक वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं घर पर रुक गई। मैंने सर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। बैग एक तरफ रख दिया। किरण ने मुस्कुराते हुए पूछा, जूस लाऊं आपके लिए या कुछ खाएंगे? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम पास बैठो। वो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर हंसती हुई मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैंने एक लम्हे के लिए इसे देखा। 3 साल पहले जो जिद्दी शरारती बच्ची थी, अब जवान हो चुकी थी। खत निकल आया था, चेहरे की साखित बदल चुकी थी, लेकिन वही मासूमियत, वही शफाफ आंखें। वो हंसती हुई बता रही थी, अम्मा ने आपके बारे में कई बार जिक्र किया। फरियाद आपको याद करके रोती भी है। और मैं तो ख्वाब में भी आपको देखा था एक बार। क्या देखा था? मैंने हंसते हुए पूछा। कि आप आए थे और सबको चॉकलेट दी थी, लेकिन मुझे सबसे बड़ी वो बच्चों की तरह हंसती। मैं भी हंस दिया, लेकिन अंदर कुछ और ही हलचल थी। मेरी निगाहें इसके चेहरे पर जम गई थी। मैं इसे सुनता जा रहा था, मगर समझ कुछ नहीं आ रहा था। उम्रें इसके हाथों पर रखी, फिर इसके कपड़ों पर वो सादा सी शलवार कमीज, लेकिन कुछ तो था इसके अंदाज में। शैतान आहिस्ता आहिस्ता ज़हन पर कब्जा जमा रहा था। यही तो मौका है, घर खाली है, वो तन्हा है। मैंने अपना ध्यान भटकने की कोशिश की, लेकिन अंदर की आवाज बार बार लौट रही थी। अरसलान भाई, मैं खाना निकालती हूँ, आपने सफर से आते ही कुछ नहीं खाया। रुको, बैठो जरा मेरे पास। मैंने कहा, यही तो बैठी हूँ। वो हंसी। नहीं, यहाँ पास। वो जैसे कुछ न समझ पाई, अपनी वही मासूमियत लिए आकर मेरे करीब बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, हाथ खुद ब खुद इसकी तरफ बढ़ा। किरण, तुम बहुत बदल गई हो, सब कहते हैं, वो झमकर बोली। मैंने इसका हाथ पकड़ा। वो चौंकी, फौरन अपना हाथ पीछे किया। क्या हुआ? मैंने आहिस्ता से पूछा। कुछ नहीं, बस मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। वो तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई। मैं वहीं बैठा रहा, लेकिन दिमाग में एक शोर था। हर चीज ढूंढला गई थी। वक्त, रिश्ता, इज्जत, सब मैं जानता था। जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन उस लम्हे मैंने अपने ज़मीर की आवाज सुनना बंद कर दिया था। किरण जूस लेकर आई तो हाथ में ट्रे कांप रही थी। मैंने वो ठंडा गिलास लिया, एक घूंट भरा और खामोशी से इसे देखता रहा। वो किचन की तरफ पलटने लगी। मैंने आवाज दी, किरण। जी, कमरे में जा रही हूँ। हाँ, कल पेपर है ना, थोड़ा रिवीजन करना है, वो मासूम लहजे में बोली। अच्छा, मैंने मुस्कुराकर कहा, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। ठीक है। वो अपने कमरे में चली गई। मैं कुछ लम्हे वही बैठा रहा। अंदर एक अजीब सा अस्तरब था। सोचने और रोकने की सलाहियत जैसे खत्म हो चुकी थी। ज़हन में एक ही ख्याल गूंज रहा था। कदम आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद उठने लगे। हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया। कमरा खुला और वो कमरे में बैठी थी। किताब खोली हुई थी, मगर आंखें सफ़े पर नहीं थी। वो शायद कुछ महसूस कर चुकी थी। मुझे देखकर चौंकी। अरसलान भाई, सब खैरियत? मैंने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर आकर खड़ा हो गया। बस ऐसे ही देखने आया, तुम पढ़ रही हो या नहीं?
जी बस मैं पढ़ रही हूँ। वो घबराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं आगे बढ़ा, बेड के किनारे बैठा। किरण, तुम वाकई बड़ी हो गई हो। इसने अपनी आंखें नीचे कर ली। अरसलान भाई, आप कुछ अजीब बातें कर रहे हैं। मैंने इसका हाथ थामा। वो फौरन पीछे हटी। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने धीरे से कहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज बाहर जाए। डर क्यों रही हो? मैंने नरमी से इसके करीब होते हुए कहा। आप मेरे भाई हैं। वो चीख पड़ी। मुझे छोड़ दे। मैंने इसकी बात को नजरअंदाज किया। वो बेड से उठने लगी। मैंने बाजू से पकड़कर इसे रोका। वो झटके देने लगी। अरसलान भाई, खुदा के वास्ते मुझे जाने दें, बस एक लम्हा, सिर्फ एक नहीं। वो जोर से बोली। यह गलत है, बहुत गलत। आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने इसे दीवार की तरफ ढकेला और इसकी चीख गले में दब गई। इसकी आंखों में आंसू थे, जिस्म कांप रहा था, आवाज रंध गई थी। मैं आपकी बहन हूँ, खुदा का वास्ता, बस अब कुछ मत बोलो। मैंने दांत पीसते हुए कहा। वो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई। मत करें प्लीज, मैं माँ से वादा करके आई हूँ कि पेपर दूंगी, प्लीज। मैंने इसे दीवार से लगाया और इसकी चीखें खामोश कर दी। लम्हे लम्हे मैं इंसान नहीं, दरिंदा बन गया। जब सब कुछ खत्म हो चुका था, वो जमीन पर बैठी हिचकियां ले रही थी। आंखों से आंसू रवां थे, हाथों में कपकपाहट और जबान पर सिर्फ एक लफ्ज, क्यों। मैं खामोशी से खड़ा रहा, एक लम्हे के लिए दिल का नया, लेकिन फौरन खुद को संभाला। बैग उठाया, दरवाजा खोला, कदम बाहर रखे। इसकी आवाज पीछे से आई। रोते हुए, आपको क्या लगता है मैं चुप रहूंगी? मैं पलटा। नहीं, सिर्फ इतना कहा, सब मानेंगे, तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसने कुछ नहीं कहा, बस फूट फूट कर रो दी। मैं घर से निकला, सड़क पर निकला और तेज तेज कदमों से इस गली को पीछे छोड़ दिया। किसी को खबर न हुई कि मैं आया था, न ये कि मैं क्या छोड़कर जा रहा हूँ। रात को कराची पहुंचा। कराची पहुंचते ही मैंने मोबाइल बंद कर दिया। किसी का फोन न आए, न कोई सवाल हो। एक पुराना दोस्त सलमान मेरे इंतजार में था। क्या बात है यार, इतनी जल्दी पाकिस्तान आ गए? बस यार, कंपनी ने अचानक छुट्टी दे दी। दिल किया आ गया, ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। हम दोनों उस रात एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठे चाय पी रहे थे। सलमान ने बातों ही बातों में पूछा, लाहौर क्यों नहीं गए? नहीं यार, वक्त ही नहीं था, वापसी की जल्दी है, बस तुझसे मिलना था। वो कायल हो गया। हमने पुरानी बातें की, कॉलेज के किस्से, वो सब दिन जब जिंदगी हल्की फुल्की महसूस होती थी। अगले सुबह मैंने आंख खोली तो दिल में किसी किस्म की घुटन नहीं थी। कुछ ना सोचा, ना ही किसी मंजर ने मुझे परेशान किया। बस एक ठहराव था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सलमान से कहा, एयरपोर्ट छोड़ देगा? कल ही तो आया है, आज वापस, बस वापसी जरूरी है। कराची एयरपोर्ट से दुबई की परवाज ली और वापसी पर भी वैसे ही खामोशी थी जैसे आते वक्त थी। जहाज में बैठे बैठे एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया, क्या कर बैठा हूँ, लेकिन अगले ही लम्हे ज़हन ने दबा दिया। किसी को पता नहीं, सब कुछ ठीक है, जो देखने वाला होता है वो भी नहीं था। जब दुबई पहुंचा तो हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही थी। कंपनी का ड्राइवर लेने आ गया, वही कमरा, वही बेड, वही साथी, सब अपनी दुनिया में मसरूफ थे। मैंने बैग रखा और फौरन मोबाइल ऑन किया। अम्मी का मैसेज था, बेटा अगली बार जब भी आना हो पहले बता देना। मैं चौंका तो किरण ने बताया है। फोन किया, अम्मी ने उठाया। कहाँ हो तुम, खैरियत? जी अम्मी, दुबई आ गया हूँ। किरण पागलों की तरह रो रही थी, कह रही थी अरसलान भाई पाकिस्तान आए थे। सबने समझाया, तुम तो आए ही नहीं। हमने भी यही कहा कि शायद कोई ख्वाब देख लिया हो। मैंने हल्की आवाज में कहा, अम्मी वो बस जज्बाती हो गई होगी। हमने भी यही सोचा। फोन बंद किया, दिल मुतमईन था। किरण कुछ बोली जरूर, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। मुझे खतरा महसूस नहीं हो रहा था। दिन मामूल पर आ गए, काम पर जाने लगा, कुछ अजाफी शिफ्टें ली ताकि जहन मसरूफ रहे। एक दिन कमरे में सब दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। यार तो अगली बार कब जा रहा है? मैंने कहा, अभी तो 3 साल और का प्लान है, यहाँ कमाई है, सुकून है। किसी ने कहा, तो घरेलू बंदा नहीं लगता, बीवी बच्चे हो तो इंसान बार बार जाता है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी तो ऐसे किसी झंझट में नहीं पड़ना। अंदर से मुतमईन था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बड़े खतरे से बच निकला हूँ। चंद दिन बाद अम्मा की बात कॉल आई, अरसलान किरण ठीक नहीं लग रही, खामोश रहने लगी है, तुमसे बात करेगी। जी करवा दे, लेकिन किरण ने फोन नहीं लिया। अम्मी ने कहा, कह रही थी कुछ नहीं बोलना, बस आपका नाम लेकर रो रही थी।
मैंने हंसते हुए कहा, अम्मी इसका कोई वहम होगा। अम्मी ने थोड़े तौकीफ से कहा, हाँ शायद। खैर तुम ख्याल रखो। अपना फोन बंद हुआ। मैंने गहरी सांस ली। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मैं महफूज हूँ। किरण की बात कोई नहीं सुनेगा। सब मुझे वही अरसलान समझते हैं जो 3 साल से घर वालों के लिए मेहनत कर रहा है। एक दिन ऑफिस से वापस आया, बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की। कोई ख्वाब नहीं, कोई याद नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और यही सन्नाटा मेरे लिए सुकून बन चुका था। कई हफ्ते गुजर गए और सब कुछ अपनी डिगर पर चलता रहा। दुबई में वक्त की रफ्तार तेज थी। काम, नींद, फोन और फिर काम। कभी कभार रात को अम्मा की कॉल आती, कभी फरियाल की मुस्कुराहट वीडियो पर नजर आती, कभी अब्बा का सख्त लहजा सुनने को मिलता। लेकिन एक आवाज खामोश थी, वो आवाज जिसे मैं सुनना नहीं चाहता था। किरण। शुरू में जब अम्मा ने बताया था कि किरण कुछ बोल नहीं रही, मैंने सुख का सांस लिया था। दिन गुजरते गए और इसकी खामोशी मेरे हक में बदलती गई। एक दिन अम्मा ने फोन किया, अस्सलाम, पता नहीं किरण को क्या हो गया है, चुप रहती है, ना हंसती है, ना किसी से बात करती है। मैंने सर्द लहजे में कहा, हमें हो सकता है दबाव में हो, इम्तिहान थे ना इसके। लेकिन इम्तिहान तो खत्म हो गए। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, इसकी आंखों में कुछ है जैसे अंदर से खाली हो गई हो। आप फिक्र ना करें, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। अम्मी ने इस बात में कुछ कहा और बात वही खत्म हो गई। मेरे लिए भी वही खत्म हो गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि किरण कुछ नहीं बोलेगी। इसकी खामोशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी जमानत थी। मैंने दोबारा कभी इसके बारे में नहीं सोचा। कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट दिया, दबाव पड़ गया, तवज्जो इधर लग गई। शाम को जब सब दोस्त हंसी मजाक करते, मैं भी साथ हंसता। अंदर की घुटन जैसे दब चुकी थी। फिर एक रात जब मैं वापस आया तो कमरे में मोबाइल पर 3 मिस कॉल्स थी, अम्मी की और एक अब्बा की। फोन उठाया, अम्मा की आवाज में अस्तरफ था, अर्सलान फौरन बात तो करो अब्बा से। अब्बा ने फोन लिया, बेटा किरण की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को दिखाया है। मैंने परेशानी जाहिर करते हुए पूछा, क्या हुआ? कुछ अजीब बात कर रहे हैं डॉक्टर। वो कह रहे हैं किरण हामिला है। मेरे हाथ से फोन तकरीबन गिर गया। क्या? हाँ, वो तो कुछ बता ही नहीं रही, खामोश है, ना कुछ बोलती है ना जवाब देती है, माँ बाप का सामना भी नहीं कर रही। मेरे अंदर कुछ टूटा, लेकिन चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अब्बा, ये कैसे हो सकता है? मैंने हैरत ज़दा लहजे में कहा, क्या मतलब? हम सब परेशान हैं। वो कुछ नहीं बता रही कि किसका बच्चा है, क्या हुआ, कब हुआ। मैंने सांस खींची और नरम लहजे में कहा, अब्बा ये तो बहुत अजीब बात है, इसलिए तुम्हें फोन किया, सोचा शायद तुम्हें पता हो। कुछ नहीं अब्बा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने फोन बंद किया और खामोशी से दीवार को घूरता रहा। दिमाग में शोर था लेकिन चेहरे पर सन्नाटा। कमरे के बाकी लोग गुपशुप में मसरूफ थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि मेरे अंदर क्या तूफान चल रहा है। अगले सुबह काम पर जाना मुश्किल था, लेकिन गया। चेहरे पर वैसा ही रूटीन वाला तासिर, कोई खास फर्क नहीं। सिर्फ दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या अब भी वो चुप रहेगी? 2 दिन बाद अम्मी की दोबारा कॉल आई, अस्सलाम, किरण की हालत मजीद खराब है। कुछ बताती नहीं, बस रोती है, कहती है मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आया था। मेरे दिल में हल्की सी कपकपी दौड़ी। अम्मी ये क्या कह रही है? हम सब परेशान हैं। अरे वो तो तुम्हारा नाम ले रही थी, लेकिन हमें यकीन नहीं आया, हमने तो इसे डांट दिया। क्या मतलब मेरा नाम? मैंने आवाज को धीमा रखते हुए कहा, हाँ कह रही थी अरसलान भाई आए थे, लेकिन सबको मालूम है तुम तो आए ही नहीं थे। हमने इसे समझाया कि बिस्मिल्लाह ख्वाब देखा होगा। अम्मी, ये लड़की पागल हो गई है क्या? हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है, तुम बस दुआ करो, अल्लाह हिदायत दे इसे। फोन बंद हुआ और मैंने सुकून से आंखें बंद कर ली। अंदर से खौफ आ रहा था, लेकिन एक पहलू से दिल मुतमईन था, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। किरण खामोश थी और दुनिया को इसकी खामोशी पागलपन लग रही थी। मेरे लिए यही सबसे बड़ा पर्दा था, एक ऐसा पर्दा जिसे चाक करने वाला भी शायद खुद हार चुका था। किरण का नाम जब पहली बार मेरे सामने अब्बा की जबान से निकला तो मेरे अंदर एक लम्हे को खौफ दौड़ा, लेकिन जैसे जैसे ही उनके अल्फाज मुकम्मिल हुए, मैंने फौरन रद्द अमल देने की मुश्किल की, जो पहले ही दिल में तैयार कर रखी थी। अर्सलान, वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है, कहती है तुम ही आए थे। मैंने फौरन बात काट दी, अब्बा खुदा का खौफ करें, आपको वाकई लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? कुछ लम्हे की खामोशी रही, फिर अब्बा की आवाज भारी हो गई,
मुझे यकीन है बेटा तू ऐसा नहीं कर सकता, पर वो बार बार यही बोल रही है, खुद पर हाथ मारती है, रोती है, पागल हो गई है। अब्बा मैं तो 3 साल से दुबई में हूँ, किसी ने आते जाते देखा, कोई सबूत है? अब्बा खामोश हो गए, शायद अपने अंदर उलझ गए। मैंने इसी लम्हे दूसरा वार किया। मुझे लगता है अब्बा वो किसी और के चक्कर में पड़ गई है, और अब्बा जिस मामला बिगड़ गया है तो वो मेरा नाम ले रही है ताकि सब इसे मासूम समझे। फोन बंद होने के बाद मैंने ये गहरी सांस ली। झूठ बोलने में मुझे अब महारत हो चुकी थी। जमीर की जगह दफाई जुमले बैठ चुके थे। चंद दिन बाद अम्मा ने कॉल की। असलान अब तो यह हद हो गई है। किरण कहती है इसका बच्चा तुम्हारा है। अम्मी, मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा, क्या आपको भी लगता है कि मैं इतना गिर सकता हूँ? नहीं बेटा, पर वो तो बस तुम्हारा ही नाम ले रही है। अम्मी, वो अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे घसीट रही है। वो तो अब शायद किसी और के साथ। बस करो अरसलान। अम्मा की आवाज सख्त हो गई। ऐसी बात जबान पर ना लाओ, लेकिन सच ये है कि अब हम मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इसी दिन शाम को घर वालों ने फैसला कर लिया। किरण को बुलाया गया। वो चुपचाप बैठी थी, गोद में हाथ रखे, नजर जमीन पर। अब्बा, चिच्चा, अम्मा, चच्ची सब जमा थे। चाचा ने पूछा, सच बता क्या हुआ? किरण ने नम आंखों से सिर्फ एक बात कही, अरसलान भाई आए थे इसी दिन, किसी को बताया नहीं था। अब्बा गुस्से से बोले, तुझे शर्म नहीं आई? वो तो 3 साल से बाहर है, फिर भी यही झूठ। किरण ने नजरें उठाई, कुछ कहना चाहा, लेकिन चच्ची बीच में बोल पड़ी, हमें किस गुनाहगार की सफाई नहीं सुननी। अगर तुझ पर जरा भी शर्म है तो बता दे, असल किस्सा क्या है? किरण की खामोशी फिर लौट आई। वो बोली, मैंने झूठ नहीं कहा। अब्बा उठे और गुस्से से बाहर निकल गए। घर में सन्नाटा छा गया। इसी रात फैसला हुआ कि किरण अब इस घर में नहीं रह सकती। वो इज्जत जिसका दावा है खानदान करता था, अब एक नाम निहात गुनाह से दागदार हो चुकी थी। 2 दिन बाद मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत के साथ किरण को भेज दिया गया। अम्मा ने सर्द लहजे में कहा, जहाँ तेरा जी चाहे जा, लेकिन अब इस दहलीज पर कदम मत रखना। किरण ने एक बार भी नजरें नहीं उठाई। इसने सिर्फ अपने कपड़े लिए और चुपचाप घर से निकल गई। मैंने जब ये सुना तो दिल में अजब सुकून उतरा। ये खतरा टल गया था। जिस सच ने मेरे सारे वजूद को हिला देना था, वो सच अब सड़कों पर धुतकारा गया था। इसी दिन रात को अम्मा ने फोन किया, अरसलान जो लड़की खानदान की इज्जत का ख्याल ना करे वो किसी के लायक नहीं होती। अम्मी, आप फिक्र ना करें, अल्लाह इंसाफ करेगा। मैंने इस जुमले पर खुद हंसी रोकनी पड़ी। चंद दिन बाद मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी। किसी पुरानी क्लास फेलो ने लिखा था, कुछ लोग बेज़ाहिर शरीफ लगते हैं लेकिन अंदर से दरिंदे होते हैं। मैंने फौरन ब्लैक कर दिया। ना जाने वो किरण के बारे में थी या मेरे जैसे किसी और के लिए वक्त गुजरता गया और मैंने अपने झूठ का ऐसा जाल बन लिया कि खुद भी सच समझने लगा। मेरे लिए किरण बस एक खामोश साया बन चुकी थी जिसे अंधेरे में ढकल दिया गया और मैं रोशनी में महफूज था। किरण को घर से निकाले कई महीने गुजर चुके थे। इसकी तरफ से अब कोई आवाज, कोई पैगाम नहीं आता था। खानदान में जैसे इसका नाम लेना भी गुनाह समझा जाने लगा था। किसी ने ना पूछा, ना याद किया। वो एक ऐसा सफर था जिसे सबने बैक वक्त फाड़ कर फेंक दिया। मैं दुबई में मसरूफ था। जिंदगी की रफ्तार और दबाव ने बाकी सब कुछ दबा दिया था। घर वालों से राबिते में था और वो मुझ पर पहले से ज्यादा एतबार करने लगे थे। फिर एक दिन अम्मा ने वीडियो कॉल की। इनके चेहरे पर गैर मामूली खुशी थी। अरसलान तेरी फूफू की बेटी है ना सायरा, हमने उसके साथ तेरी बात तय कर दी है। मैंने मनसूरी हैरत से कहा, अच्छा इतनी जल्दी? हाँ बेटा, वक्त है, तू 3 साल से बाहर है, अब एक ठिकाना होना चाहिए। अम्मी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसी लम्हे अब्बा ने फोन लिया, तेरी माँ ने सब संभाल लिया है, अगले साल की छुट्टियां ले और पाकिस्तान आ जा, रुखसती वहीं से होगी। मैंने कहा, जी बेहतर, मैं तरतीब दे दूंगा। मंगनी की रस्म भी मेरे बगैर तय पा गई। घर में सब खुश थे। अम्मा ने तस्वीर भेजी। सायरा मुस्कुरा रही थी, जेवरात पहने शर्मा रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने किसी तस्वीर पर गौर नहीं किया। न सायरा की आंखों में न किसी के तबसरे में कोई दिलचस्पी थी। मेरे लिए यह सब एक नया बाब था।
पुराना सब खत्म हो चुका था। मेरी सोच के मुताबिक इधर दुबई में 3 साल मजीद गुजर गए। अब मैं कदरे मुस्तहकिम हो चुका था। कंपनी ने मुझे सीनियर पोजीशन दे दी थी। आमदनी बेहतर हो गई थी। खानदान की नजरों में मेरा मुकाम और बढ़ गया था। अम्मा कभी कभार कहती, अर्सलान सायरा इंतजार कर रही है। मैं बस इतना कहता, बस अब की बार वापस आया तो रुखसती होगी। फिर आखिरकार वो वक्त आ ही गया। मैंने अपनी वापसी की तारीख तय करी, टिकट ली, कंपनी से बाज़ाबिता छुट्टी मंजूर कराई और घर वालों को इतला दे दी। जहाज में बैठे बैठे मैं सोच रहा था, ये वही मुल्क है जहाँ एक वक्त मैं खुद को बचाने के लिए झूठ के पर्दे बिछाए थे। अब इसी जगह वापस जा रहा हूँ, मगर एक नए किरदार के साथ दुल्हा बनने के लिए। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही चेहरों पर वही पुराने रंग दिखाई दिए। अम्मा गले लगी, फरियाल ने शोर मचाया और अब्बा ने कंधे पर हाथ रखा। अब की बार तो अपने घर का हो जाएगा। मैं खामोशी से मुस्कुराया। यही लोग थे जिन्होंने मेरे सच पर नहीं, मेरे झूठ पर आंखें बंद करके यकीन किया था। यही वो पर्देदार थे जिनके लिए हकीकत कोई मायने नहीं रखती थी। शादी में चंद दिन बाकी थे। घर की गलियां सजी हुई थी। लड़कियों के खैखखे, मेहंदी की खुशबू और बाजारों के चक्कर, सब कुछ आम सा लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर अजीब से सन्नाटा था। एक शाम मैं बाजार गया, शादी का सूट लेना था। गाड़ी एक सुनसान गली में रुकी। मैंने पैदल आगे बढ़ने का सोचा। रास्ते में एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया और मेरी उंगली थाम ली। अंकल, रोटी ला दो ना। मैं चौंका। बच्चा नंगे पांव था। बदन पर एक छोटी निक्कर, खमीज नहीं थी। सर्दी तभी कुछ कम ना थी। वो थर थर कांप रहा था। मैंने नजरें झुकाई और बच्चे का चेहरा देखा। एक लम्हे को जैसे दुनिया थम गई हो। वो चेहरा, वो मेरी आंखों जैसा था। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। कुछ कदम दूर एक पोसीदा हाल औरत खड़ी थी। सर पर फटा हुआ दुपट्टा, आंखों में वीरानी, वजूद में कमजोरी। वो मुझे तक रही थी। मेरी निगाह जैसे वहां जम गई। वो किरण थी। मैंने दोबारा बच्चे की तरफ देखा, फिर किरण की तरफ। वक्त जैसे पलट आया था। किरण ने बच्चे का हाथ पकड़ा। आओ यहाँ से चले। जिनके दिल सड़ चुके हों वो भूख भी नहीं समझ सकते। वो तेजी से पलट गई। मैं वही खड़ा रह गया, कपकपाता सकते में, जैसे जमीन ने पहली बार मेरा झूठ मेरे सामने कर दिया हो। शादी के बैनर लग रहे थे, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। अगलियों में वो बच्चा घूम रहा था जिसका बाप मैं था, और मैं उस लम्हे सिर्फ एक गुनहगार नहीं, मेरे एक बुज़दिल भी था। मैं वही खड़ा रह गया था, सड़क के किनारे, एक शोर मचाते बाजार के बीच, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जैसे हर आवाज बंद हो गई हो। वो बच्चा, इसकी आंखों, इसका माथा, वो आबरों की बनावट, जैसे आईने में खुद को बचपन में देख रहा हो। मेरी उंगली छोड़कर वो जा चुका था, लेकिन मेरा हाथ अभी तक वैसे ही झुका हुआ था। साकित मैंने गर्दन घुमाई, नजरें दौड़ाई, लेकिन वो औरत किरण भीड़ में कहीं गुम हो चुकी थी। मेरे कदम बेख्तियार आगे बढ़े। मैंने दुकानों के पीछे देखा, नुकड़ों पर नजर दौड़ाई। यह खस्ता हाल गली में कदम रखा। वहां कुछ झुग्गियां थी, कुछ बच्चे खेल रहे थे। कचरे की ढेर पर एक बिल्ली रोटी का टुकड़ा घसीट रही थी। फिर वही बच्चा नजर आया, झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ा, अंदर झांक रहा था। मैं आहिस्ता से नजदीक गया, लेकिन खुद को छुपाकर किरण अंदर बैठी थी, एक पुराना कंबल ओढ़े, लकड़ी की एक फेटी के पास, जैसे चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हो। एक झटके से लकड़ियां गिर गई। वो एक थकी हुई सांस के साथ सर झुकाकर बैठ गई। अम्मी, आज कुछ नहीं मिला। बच्चे की आवाज आई, पानी पी लो, सो जाओ, कल कुछ और कर लेंगे। किरण की आवाज खुश थी, जैसे हलक में रीत भरी हो। मेरे कदम पीछे हट गए। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। हाथ पसीने से भीग गए थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब ये कोई खौफ नहीं था। ये वही चीज थी जिसे मैं बरसों से दबाता रहा था। ज़मीर ज़हीन में वो रात लौट आई, जब मैंने इसका हाथ पकड़ा था, जब वो रो रही थी, जब इसकी आंखों में इल्तिजा थी, और मैंने वो सब कुछ कुचल दिया था। ये बच्चा मेरा है, मैंने दिल में कहा, लेकिन जबान पर कुछ न आया। इसी लम्हे किरण बाहर निकली। इसकी निगाहें चंद लम्हों के लिए इधर उधर भटकी, फिर मुझ पर ठहर गई। हम दोनों आमने सामने थे। मेरे लिए वो लम्हा जैसे किसी अदालत में पेशी हो, लेकिन इसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई इल्तिजा नहीं, कोई हैरत नहीं, सिर्फ नफरत थी। मैंने आहिस्ता से कहा, किरण। वो करीब आई, बच्चे को अपने पीछे किया और बगैर किसी तासीर के बोली, क्या लेने आए हो यहाँ और क्या बर्बाद करना है?
मुझे कुछ बात करनी है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, ना अल्फाज ना आंखें। तुम जा सकते हो। ये बच्चा मैंने कहना शुरू किया। चुप रहो, ये मेरा है, सिर्फ मेरा, और तुम जैसे गंदे वजूद से इसका कोई ताल्लुक नहीं। किरण, मैंने बहुत बुरा किया, मैं मानता हूँ। मानने से क्या होगा, वो लम्हा वापस आ जाएगा। मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, मेरा सुकून, सब। मैंने नजरें झुका ली। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर मैं बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस चलो, घर चलो, मैं सबको सच बताऊंगा। और फिर वही लोग जो मेरे आंसू पर हंसे थे, वही अब तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। किरण, मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं हुआ, अगर होते तो इतने साल बाद नहीं आते। जब तुमने बच्चा जैसा चेहरा देखा तब जागे हो। तुम्हारा ज़मीर भी खुद गरज है। इसके अल्फाज जहर थे, मगर वही मेरी आंखें खोल रही थी। बच्चा मेरे पीछे छुप गया। किरण ने इसे बाजू से पकड़ा और झोंपड़े की तरफ ले गई। ये मत सोचना कि तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए कुछ मायने रखती है। अब अगर दोबारा इस तरफ आए तो शायद मैं खामोश न रहूं। दरवाजा बंद हुआ और मैं वहीं खड़ा रह गया। आसमान पर धूप मानिन पड़ चुकी थी। मैं बाजार की तरफ लौटा, लेकिन दिल अब वो नहीं रहा था जो सुबह घर से निकला था। मेरे कंधों पर अब सिर्फ शादी का गिरता नहीं था, यह कैसा जुर्म भी था जिसकी सजा शायद पूरी जिंदगी काफी ना होती। अगली सुबह मैं दोबारा इसी गली में लौट गया। रात भर नींद नहीं आई थी। हर बार आंख बंद करता तो किरण का चेहरा नजर आता। वो धुतकारती हुई नजरों से मुझे देखती और बच्चा मेरे अंदर कोई चीज बार बार चीखती। अब देर नहीं होनी चाहिए। झोंपड़े के बाहर वही खामोशी थी। बच्चे की आवाज भी सुनाई नहीं दी। शायद वो अभी सो रहा था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाकर आवाज दी, किरण, सिर्फ एक बात सुन लो। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने झुककर अंदर झांका। वो वहां बैठी थी। बच्चा इसकी गोद में सो रहा था। किरण, मैं, चले जाओ। इसकी आवाज बुलंद हुई, लेकिन वो चिल्ला नहीं रही थी, बल्कि काट रही थी। किरण, मेरी बात सुनो, खुदा के वास्ते वापस चले जाओ, वरना मैं चीखूंगी, लोग जमा हो जाएंगे, फिर तुम्हें वो इज्जत नहीं मिलेगी जो अभी मिली हुई है। मैंने दरवाजे के सामने हाथ जोड़ लिए। मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारा मुजरिम हूँ। मुझ पर जितना गुस्सा निकालना है निकालो, लेकिन मुझे सुन लो। किरण उठी। बच्चा इसके बाजू से लपेटा हुआ था। वो दरवाजे तक आई और फिर एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में देखकर मेरे मुंह पर थूक दिया। ये तेरी माफी है, अब दफा हो जा यहाँ से। मेरा सर झुक गया। वो थूक मेरे चेहरे से ज्यादा मेरे वजूद पर गिरा था। मैं वही जमीन पर बैठ गया। मैं चाहता हूँ सबके सामने सच बोलूं, तुम्हें वापस इज्जत दूं, जो कुछ किया सबको बताऊं। मुझे इज्जत नहीं चाहिए। किरण चीखी। मैं अपनी माँ को खो चुकी, अपनी चच्ची को, अपना खानदान, और सबसे बढ़कर अपने आप को। तो मुझे अब क्या देगा? मैंने सोचा है शादी वाले दिन सबके सामने बताऊंगा। हंसी आती है तुम पर शादी? तुम अब भी शादी कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, इसलिए तो रुक गया हूँ किरण, कि अब मजीद झूठ ना बोलूं। किरण खामोश हो गई। बच्चे ने आंख खोली, माँ की तरफ देखा और बाजू इसके गले में डाल दिए। ये बच्चा। किरण की आवाज टूट गई। मुझे इससे नफरत है, क्योंकि जब मैं इसको देखती हूँ मुझे तुम्हारा चेहरा याद आता है। मैंने बच्चे की तरफ देखा। इसकी आंखों में कुछ नहीं था, ना सवाल ना गिला, बस मासूमियत थी जो किसी गुनाह की वारिस नहीं होती। किरण, मैं जानता हूँ तुम्हें इससे लगाव नहीं, पर यह मेरा बेटा है। मुझे परवाह नहीं, इसे जिंदा रखा है बस इसलिए कि तुम जीते जी मर सको। फिर मुझे मरने दो, मुझे वो सब सहने दो जो तुमने सहा। किरण ने एक सर्द नजर डाली। फिर सुन लो, अगर तुम सच बोलने जा रहे हो तो जानते हो अंजाम क्या होगा? तुम्हारा निकाह नहीं होगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें घर से निकाल देंगे। दुनिया तुम्हें ताने देगी। मैं तैयार हूँ, तो जा और जो कहना है कह दे, लेकिन याद रख, अगर एक लफ्ज भी घुमाया, एक जुमला भी मुझे झूठा बनाया, तो मैं मार डालूंगी तुम्हें। नहीं किरण, अब सिर्फ सच बोलूंगा। इसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं पीछे हटा और धीरे धीरे गली से निकल आया। सूरज चमक रहा था, लेकिन मेरे लिए वो रोशनी नहीं। मैं तैयार हूँ, तू जा और जो कहना है कह दे, लेकिन याद रख, अगर एक लफ्ज भी घुमाया, एक जुमला भी मुझे झूठा बनाया, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं किरण, अब सिर्फ सच बोलूंगा। इसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं पीछे हटा और धीरे धीरे गली से निकल आया। सूरज चमक रहा था, लेकिन मेरे लिए वो रोशनी नहीं, गवाह बन चुका था। मेहंदी की रात थी।
सहन में रंग बिरंगी लड़ियां लटक रही थी। पिंडा वाले बाहर तैयारी कर रहे थे। मेहमान आ रहे थे। खवातीन गीत गा रही थी। सायरा के हाथों पर मेहंदी रचाई जा रही थी। अम्मा ने मेरे कपड़े खुद सेट किए थे। कह रही थी आज के बाद तू बीवी वाला हो जाएगा। मेरा पुत्र मैं आईने के सामने खड़ा खमीज के बटन बंद कर रहा था, लेकिन दिल कहीं और था। दिमाग में वो अल्फाज गूंज रहे थे जो मैंने खुद को कई बार दोहराकर याद किए थे। कमरे से निकला तो सामने अब्बा बैठे थे। उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा, फिर सर हिलाया। तैयार है? जी। चची, चिच्चा, फरियाल सब मौजूद थे। किरण वहाँ नहीं थी, लेकिन इसे मैं खुद साथ लाया था। इसने वादा किया था कि बस एक बार मेरे सच के वक्त मौजूद होगी। तकरीब शुरू हुई। बैंड बजने लगा। मेहमान हंस रहे थे। औरतें रिवायती गाने गा रही थी। सायरा शर्मा रही थी और मैं सबके बीच खड़ा था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। अब्बा ने माइक पकड़ा। सबका शुक्रिया किया कि आप लोग आज अरसलान की मेहंदी में आए। हमारा बेटा 3 साल बाद वापस आया है और अब नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। मैंने आगे बढ़कर अब्बा से माइक लिया। एक बात कहनी है सबके सामने, मैंने साफ लफ्जों में कहा। सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गई। अम्मा परेशान हो गई। अरसलान, क्या हुआ? मैंने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले जब मैं दुबई से छुट्टी पर आया था, मैंने एक गुनाह किया। मैंने किरण के साथ ज्यादती की। खामोशी छा गई, जैसे पूरी की महफिल पर बिजली गिरी हो। मैंने सबसे छुपाकर इसे तकलीफ दी। इसे घर से निकाला गया और मैं खामोश रहा। चची चीख पड़ी, क्या बकवास कर रहे हैं? अब्बा ने मुझे घूरा। अरसलान, ये मजाक है? क्या नहीं अब्बा, मजाक नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर पीछे से किरण की आवाज आई, ये सच है। सबने पलट कर देखा। वो बोसीदा लिबास में, सर पर दुपट्टा हाथ में, अपने बेटे का हाथ थामे खड़ी थी। चची की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर किरण के गले लग गई। बेटी, हमें माफ कर दे। अब्बा ने मुझे देखा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। तुझे हमने पाल कर ये दिन देखने के लिए रखा था। चचा ने किरण को सीने से लगाया। हमें शर्म आनी चाहिए, हमने अपनी ही बच्ची को धुतकारा। चची, अम्मा, सब औरतें किरण के इर्द गिर्द जमा हो गई। सायरा की आंखों में हैरत, सदमा और जिल्लत थी। अब्बा ने सबके सामने ऐलान किया, आज से इस लड़के का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। यह हमारी जायदाद, हमारा नाम, हमारा रिश्ता, सब खत्म। मैं खामोश खड़ा रहा, ना कुछ कहा, ना मज़ाहमत की। यही मेरी सजा थी और मैं जानता था कम है। चची ने किरण के बेटे को गोद में लिया और बोसा दिया। ये हमारा खून है, हमसे छुपा रहा। लेकिन अब नहीं। लोगों की आंखों में जो हकारत थी वो मेरे लिए नई नहीं थी, बस इस बार खुलकर नजर आ रही थी। मैंने माइक नीचे रखा और पीछे हटने लगा। तभी किरण ने एक जुमला कहा, मैं आज भी टूटी हूँ, लेकिन अब अकेली नहीं है। अब मेरा बेटा मेरा सहारा है और सच मेरा मुहाफिज। महफिल वही खत्म हो गई। बैंड खामोश हो गया। गीत रुक गए। मेहंदी के रंग मान पड़ गए और मैं इस रंगीन शाम में सबसे काली हकीकत बनकर खड़ा था। मेहंदी की रात के बाद सन्नाटा छा गया था। ना कोई गीत बजा, ना मुबारकबाद आई। दूसरे दिन सब रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट गए। अम्मा ने दरवाजा बंद रखा, किसी से मुलाकात नहीं की। अब्बा ने 2 दिन तक किसी से बात नहीं की। सिर्फ चचा थे जो सब संभालने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में किरण के लिए पछतावा था और मेरे लिए एक फैसला, ये शादी होगी। चचा ने साफ लफ्जों में कहा, और तुम दोनों का निकाह अब होगा, अभी होगा। किरण ने इनकार कर दिया। सहन में सबके सामने नजरें नीचे रखे, बस एक जुमला बोला, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। चची ने इसे समझाने की कोशिश की, बेटी, हम मानते हैं हमने तुझ पर जुल्म किया, लेकिन अब वक्त है कि तुझे इज्जत से वापस लाएं। किरण खामोश रही। चची ने मेरा कंधा पकड़कर झिंझोड़ा, अगर तुम मर रही तो अब इस लड़की को वो नाम दे जो तूने इससे छीन लिया था। मैंने कोई दलील नहीं दी, कोई लफ्ज नहीं बोला, सिर्फ जज्बात में सर हिलाया। 2 दिन बाद निकाह पढ़ाया गया। ना कोई बारात, ना बैंड, ना मुबारकबाद, सिर्फ एक सादा सा निकाह। और इस निकाह में बीवी की आंखों में शदीद नफरत का अक्स। निकाह के बाद हम अलग कमरे में बैठे। मैंने आहिस्ता से कहा, किरण, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर बात का ख्याल रखूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसने मेरी तरफ नहीं देखा, सिर्फ इतना कहा, मैं तेरे साथ सिर्फ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरे बाप ने कहा, लेकिन मेरे दिल में तेरे लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वक्त गुजरता गया। हम एक ही छत के नीचे रहने लगे, लेकिन 2 अलग दुनियाओं में। वो दिन भर बच्चे के साथ मसरूफ रहती,
घर के काम करती, खामोशी से खाना बनाती और मुझे एक नजर तक न देखती। मैं ऑफिस जाता, वापस आकर कोशिश करता बात करने की, लेकिन इसकी जबान पर सिर्फ जरूरत के जुमले होते। खाना रखा है, बच्चे का दूध खत्म हो गया है, दरवाजा बंद कर देना। कभी कभी बच्चा मुझे देखकर मुस्कुरा देता और मेरे सीने से लिपट जाता। इस लम्हे में कुछ भूल जाता, लेकिन किरण की सर्द नजरें फिर मुझे याद दिला देती, यह मुस्कुराहट मेरी कमाई नहीं, मेरी सजा है। अक्सर रात को मैं चुपचाप जागता रहता। किरण बिस्तर के किनारे लेटी होती और मैं दीवार की तरफ मुंह किए लेटा होता। मेरे और इसके दरमियान खामोशी एक दीवार खड़ी थी जो वक्त के साथ और ऊंची होती जा रही थी। एक रात मैंने आहिस्ता से कहा, किरण क्या कभी कभी थोड़ा सा यकीन वापस आ सकता है? वो पलटी, नहीं, सिर्फ बोली सजा पूरी हो जाए फिर देखी जाएगी। मेरे दोस्त जो भी मुझे रक्श की नजर से देखते थे अब कहते थे, अरसलान तुम बदला बदला लगता है। मैं हंसकर टाल देता, बस काम का दबाव है। लेकिन सच ये था कि मैं जीते जी मर रहा था। किरण की हर खामोशी, हर इज्तिनाब, हर नजरअंदाज मुझे अंदर से जला रही थी। एक दिन बच्चे ने कहा, अब्बू आप क्यों रो रहे थे रात को? मैंने चौंक कर इसे देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, अब्बू तो बस आंखों में धुआं आ गया था। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, किसने आग लगा दी थी? मैं हंस नहीं पाया, सिर्फ सर हिला दिया। हाँ, किसी ने आग लगा दी थी मेरे अंदर। अब हर दिन ऐसा ही होता था। मैं सुबह घर से निकलता, दिन भर काम में मसरूफ रहता, शाम को वापस आता और रात भर याद में जलता। किरण अब भी वही थी, मजबूत, खामोश और अपने जख्मों की वारिस। लेकिन मैं बदल चुका था। पहले जो कुछ छुपा लिया करता था अब वो सब मेरी आंखों में साफ दिखता था। एक दिन देर रात किरण मेरे सामने आकर खड़ी हुई। अगर भी तुम्हें ये लगे कि सब कुछ ठीक हो गया है तो याद रखना, मैं रोज इस लम्हे को याद करती हूँ जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और मेरी चीख किसी ने नहीं सुनी थी। मैंने सर झुका लिया, कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वो चली गई और मैं दरवाजे के करीब जमीन पर बैठ गया। अब मैं जीता था, हर दिन जीता था और हर दिन मरता भी था। और शायद यही मेरी असल सजा थी। जो शख्स गुनाह छुपाकर सुकून ढूंढता है वो अंदर ही अंदर टूटता जाता है। किसी की खामोशी कमजोरी नहीं, वक्त आने पर वो सच बनकर गूंजती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।